तो ये लेक्चर रहने वाला है हमारा बीबीसीसीटी 109 का लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना? बीबीसीसीटी 109 ये हमारा कोर्स कोड है। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? कोर्स कोड का नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ठीक है? तो इसमें 4 ब्लॉक हैं बेसिकली, 4 ब्लॉक को बाँट दिया गया है, 4 ब्लॉक में बाँट दिया गया है इस पूरे कोर्स कोड को, ठीक है ना? ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। पहला 2 ब्लॉक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर है, अगला 2 ब्लॉक हमारे पास लिपिड का मेटाबॉलिज्म के ऊपर है, ठीक है ना? तो सिंपल सी रहने वाली है, सेकंड ईयर का कोर्स है, ठीक है ना? अगर आप बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स ले रखे हो, ठीक है ना? और अगर आप इग्नू से कर रहे हो, ठीक है ना? तो ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल ठीक रहने वाला है, ठीक है ना? आप ये लेक्चर देख सकते हो। हालाँकि अगर आप मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड समझना चाहते हो, तो भी आप ये लेक्चर देख सकते हो, ठीक है ना? हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है? लाइन बाय लाइन हम चीज़ों को देखते हैं, आपको पता ही होगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है? अगर आपने मेरा प्रीवियस कोई भी लेक्चर देख रखा है तो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 1 में भी 3 यूनिट है, ठीक है ना? पहला यूनिट हमें बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना? पहले यूनिट से हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि मेटाबॉलिज्म है क्या? हालाँकि अभी तक थोड़ा बहुत हमें पता होता है, हाँ, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत हमें चीज़ें बायोलॉजी में, ठीक है ना? थोड़ी बहुत चीज़ें हमें मेटाबॉलिज्म के बारे में पता है। हालाँकि केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से हमने ज़्यादा चीज़ों को देखा नहीं है, ठीक है ना? एज़ ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हमने मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा सही से समझा नहीं है। बस हमने डेफिनिशन पढ़ा कि हाँ भाई ये मेटाबॉलिज्म है, 2 पार्ट एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म डिफाइन कर रखा है जस्ट अभी हमने, ठीक है ना? ज़्यादा भी इसके डिटेल में हमने कुछ देखी नहीं है चीज़ें। अब तक के जो हम 11th-12th पढ़ के आए हैं, अब तक हमें नहीं पता, ठीक है ना? आ जाओ, 11th-12th भी किया होगा आपने, फर्स्ट ईयर में भी आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में ज़्यादा नहीं समझा होगा, ठीक है? तो यूनिट नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन बोला जा रहा है वी नो दैट लाइफ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्रिवन बाय एनर्जी, ठीक है ना? किसी भी लिविंग बीइंग को जिंदा रहने के लिए, उनके लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी, ठीक है ना? ऑर्गेनिज्म को उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी को डिराइव करने के लिए हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। ये चीजें हमें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। अगर एटीएस वीटीएस आपने सब कुछ देख रखा है कि एनर्जी कैसे डिराइव होती है, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा, हाँ, कितना इम्पोर्टेंस है हमारे मेटाबॉलिज्म का। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड। जो फूड एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है वो फूड है। दैट कंटेन्स केमिकल एनर्जी ऑफ बायोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें फूड से, लिपिड मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सिंपल सिंपल चीजें लिखी हुई, कुछ ज्यादा खास है नहीं समझाने लायक, ठीक है ना? मेजर बायोकेमिकल टास्क ऑफ लिविंग सेल इज to convert this chemical energy to a form that can be used by the cell to perform their life sustain supporting activity। ये जो बायोकेमिकल्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास लिपिड है, फैट है, प्रोटीन है, इन सबको कुछ ऐसे केमिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए जिन केमिकल का हम यूज कर सकें एज ए टू परफॉर्म लाइफ सपोर्टिंग फंक्शंस, ठीक है? तो किसमें कन्वर्ट करोगे? ऑब्वियस सी बात है एटीपी, हम जानते हैं वो हालाँकि आपने 8th क्लास से भी एटीपी आपने सुन लिया होगा। 8th क्लास में एटीपी समझ में आ जाता है हमें, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसा कुछ करके एटीपी मॉलिक्यूल होता है। हालाँकि 11th-12th में तो आपने एटीपी 12th के बाद 12th में तो आपने एटीपी को ढंग से समझ लिया होगा, हाँ भाई क्या है ये एक्चुअल में, ठीक है ना? एक्चुअल में एटीपी है क्या, क्या स्ट्रक्चर है, वो भी आपने थोड़ा बहुत 12th थोड़ा बहुत क्या अच्छे-खासे लेवल पे हमें समझा दिया जाता है कि इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ, इसी चैप्टर में एटीपी को समझाया जाता है। बायोमॉलिक्यूल में भी शायद से आपने देखा होगा, बायोमॉलिक्यूल्स में भी। This conversion is accompanied by a series of chemical reaction which constitute metabolism। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे पास प्रोटीन है उससे डायरेक्ट बन गया एटीपी, हमारे पास लिपिड है बन गया एटीपी, कार्बोहाइड्रेट है बन गया एटीपी, नहीं, बहुत सीरीज ऑफ प्रोसेस चलती है, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट किसी चीज में कन्वर्ट हुआ, फर्दर वो किसी और दूसरी चीज में कन्वर्ट हुआ, वो दूसरा चीज आगे चल के कुछ और तीसरी चीज में कन्वर्ट हुआ। हाँ, एक पूरी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिनके बाद फाइनली हमें लास्ट में जाके एटीपी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना? अब एटीपी मिला वो भी लास्ट नहीं है, उसके बाद उस एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है ना?
इन दिस यूनिट यू विल स्टडी अबाउट मेटाबॉलिज्म एंड इट्स फंक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या है और उसकी फंक्शंस क्या है, ठीक है ना, इस चीज को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। You would also learn about you would also learn that in spite of apparent complexity, there are common reactions and themes followed in almost all living organism। हालांकि छोटा एक चींटी ले लो, एक चींटी, बिल्कुल चींटी ले लो। चींटी भी क्यों लेना यार, बिल्कुल प्रोबायोटिक ले लो ना, बिल्कुल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ले लो। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा विकसित हो गया। एक बैक्टीरिया को ले लो और एक ह्यूमन की सेल को ले लो। ह्यूमन की सेल क्या, किसी भी की भी सेल ले लो, ठीक है, एनिमल्स की सेल ले लो। बहुत हद तक बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन है। केमिकल लेवल पे, केमिकल रिएक्शन के लेवल पे जाओगे ना, केमिकल रिएक्शन के लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन है। कुछ ज़्यादा बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है। सेम टाइप की रिएक्शंस हमें इधर भी देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक में भी सेम टाइप की रिएक्शन हमें यूकैरियोटिक में भी देखने को मिलती है। ठीक ना? अपेरेंट भले ही दोनों कितना अलग दिखते हो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, भले ही यूकैरियोटिक सेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, प्रोकैरियोटिक बहुत सिंपल हो, ठीक है ना? कैसा भी स्ट्रक्चर हो, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन के लेवल पे जाओ, तो जिस टाइप की रिएक्शन उधर हो रही है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसी टाइप की रिएक्शन यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। ठीक है ना? ए ब्रीफ सॉरी विच इज बेसिक डिजाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, सब्जी में पाई जाती है वो उन टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, द रोल ऑफ एटीपी एंड रिडॉक्स कैरियर विल आल्सो बी डिस्कस। हम बात करेंगे सब चीजों के बारे में। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी अबाउट ग्लाइकोलिसिस के ग्लाइकोलिसिस को क्या ही जान, हाँ अगर डिटेल में देखेंगे ग्लाइकोलिसिस को, वैसे तो हालांकि हमने 11th में हमें पढ़ रखा है, ठीक है ना। द सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस को हम देखेंगे बेसिकली। ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या समझा पाओगे। आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू डिफाइन द मेटाबॉलिज्म को आप समझाने में के कैपेबल रहोगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर पाओगे आप कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में, क्लासिफाई कर पाओगे आप लिविंग बीइंग बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के, ठीक है ना, ये चीजों को आप समझा पाओगे। ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ, हालांकि हमें ये बेसिक पता है इसका, फिर भी एक बार देख लेते हैं। द बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली कार्बन बेस्ड। हाँ हम जानते हैं ज्यादा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो कार्बन बेस्ड है, ठीक है ना। कार्बन एंड हाइड्रोजन इज द मेन कंटेंट। The other element incorporated in the carbon backbone creates structural and functional diversity। कोई अलग टाइप के जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आके जुड़ते हैं, तो वो उस कंपाउंड में, उस केमिकल स्पीशीज में एक अलग ही प्रॉपर्टी लेके आते हैं। लाइक हमने पढ़ रखा है ना फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है ना, ये ऐसे टाइप एटम है, एटम के ग्रुप है, नॉन कार्बन एटम होते हैं, ठीक है ना, और एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो आके जुड़ते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन चेन से, और वो उनको एक अलग ही प्रॉपर्टी देके जाते हैं, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मिलती है। हमने बात कर रखी है इस चीजों के बारे में। हमने वैसे तो हमने आपसे तो बात नहीं करी, जब मैं 11th 12th पढ़ाता हूँ, अभी 11th में मैं जरूर बताता हूँ ये चीज को, फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है कोई भी नॉन कार्बन एटम आके जब जुड़ते हैं हमारे चेन से, ठीक है ना, तो वो उनको एक एडिशनल फीचर देके जाते हैं, ठीक है ना। Living organisms are divided into two large groups based on chemical form, in which they get carbon from the environment, autotroph and heterotroph। ठीक है ना, बेस्ड ऑन कि हम कार्बन को कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है ना, हम इन्वायरमेंट में से कार्बन को ले रहे हैं, ठीक है ना, ये तो हम अ, अपने आसपास के किसी दूसरे जीव से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके बेसिस पे हम ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप जो होते हैं ये यूज करते हैं CO2 को, ठीक है ना। हालांकि हम भी जो CO2 ले रहे हैं वो भी हमारा इन्वायरमेंट ही है, मतलब कि जो जीव है वो भी हमारे इन्वायरमेंट में ही आते हैं, ठीक है। चलो, इन्वायरमेंट में कहाँ से ले रहे हैं? ऑटोट्रोप यूज CO2 को यूज करते हैं फ्रॉम द एटमोसफियर। हम तो एटमोसफियर से नहीं लेते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो तो एटमोसफियर से ऑक्सीजन को, एटमोसफियर से CO2 को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ऑटोट्रोफ है वो, जो ऑटोट्रोफ है वो एटमॉस्फेयर से CO2 को लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, लेना देना क्या हो गया।
as their sole source of carbon, and there's reduce it to glucose. वो CO2 को लेते हैं और CO2 को रिड्यूस करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। They are capable of synthesizing all the required carbon containing biomolecules, ठीक है ना। कार्बन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, फैट हो गए, आपके पास विटामिन्स हो गए, ठीक है ना। जितने भी कार्बन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बना पाएंगे इन्हीं CO2 को जो ले रहे हैं ना, वो जो CO2 को एटमॉस्फेयर से कंज्यूम कर रहे हैं, उसी CO2 को यूज करके वो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, कार्बन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल को वो सिंथेसाइज कर पाते हैं, ठीक है ना। दी ऑटोट्रोप आर ऑल्सो नोन एज ए प्रोड्यूसर। हाँ, हम जानते हैं इस चीज को। अब ये मत बोलना सर प्रोड्यूसर कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि बच्चों वाली बात है, 10th में भी आती है प्रोड्यूसर, ठीक है ना। प्लांट प्रोड्यूसर बोलते हैं प्लांट को, एज दे ब्रिंग इन fixed usable carbon into the biosphere from themselves, and directly or indirectly support life in the planet। ये क्या करते हैं, ये कार्बन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेयर के जो कार्बन है उनको फिक्स करते हैं, और वो लाइफ के लिए सस्टेनेबल होते हैं, ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल सकते हो वैसे तो। देखा जाए तो अगर मान लो कोई इंसान है, मान लो वो नहीं खाता है पेड़ पौधे, घास-फूस कुछ नहीं खाता, वो प्लांट का कोई भी पार्ट कंज़्यूम नहीं करता। वो खाता है बस मीट, मछली, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है ना? लेकिन जो तुम जिस जीव को तुम खा रहे हो, वो क्या खा रहा है वो भी तो देखो, ठीक है ना? फाइनली आप देखोगे लास्ट में आप जिस जीव को खाए, वो जीव किसको खाता था? वो किसको खाता था? ऐसे करते-करते जब जाओगे ना तो एंड में आपको जाके प्लांट ही मिलेगा, ठीक है ना? प्लांट्स ही मिलेंगे। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्लांट्स होते हैं वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? ज़रूरत होते हैं ये। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड प्लांट। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्लांट्स आते हैं इसमें, ऑटोट्रोप में। या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है, ठीक है? ये तो हमने पढ़ रखा है, बायोलॉजी में क्लास 11th में है ये। हेटरोट्रोप्स, ठीक है। हेटरोट्रोप कैन नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है ये चीजें। इंस्टेड दे यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज को यूज करते हैं वो, एंड अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एज सोर्स ऑफ कार्बन। लाइक हम क्या खाते हैं, हम CO2 को लेकर ग्लूकोज थोड़ी ना बनाती है हमारी शरीर डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करती है। हमारी शरीर डायरेक्ट प्रोटीन को इनटेक करती है, ठीक है ना, प्रोटीन को कंज्यूम करती है, डायरेक्ट हम लिपिड को कंज्यूम करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि भाई कार्बन कार्बन ले लिया हमारे शरीर ने, अब उसको अंदर बैठ के बनाए जा रहे हैं कि चलो भाई जोड़ जोड़ के बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ना हमारे शरीर में, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हेटरोट्रोप आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर, एज दीज फीड ऑन प्लांट। हम कंज्यूमर कहलाते, हेटरोट्रोप्स कंज्यूमर होते हैं क्योंकि वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, प्लांट प्रोड्यूसर है। ऑन अदर एंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, हम जो हेटरोट्रोप्स हैं वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। एंड सिंथेसाइज द रिक्वायर्ड बायोमोलिक्यूल बाय ट्रांसफॉर्मिंग द फूड दे कंज्यूम। जो फूड वो खा रहे हैं, लाइक मानो आपने खाया कार्बोहाइड्रेट कोई, मान लो आपने ग्लूकोज खाया, ठीक है ना। अब उस ग्लूकोज से मान लो फ्रक्टोज बनाना है तो उसी में कुछ हेर फेर करके अब बना दोगे, ठीक है ना। शरीर के पास बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति है, उनको बनाने की शक्ति नहीं है कि कार्बन कार्बन इंडिविजुअल कार्बन 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 ला ला के जोड़ जोड़ के बना दिया कि हमारे शरीर में बहुत सारे कार्बन है, उनको जोड़ जोड़ के हमने ग्लूकोज बना दिया। ऐसा नहीं होता ना हमारे शरीर में, लेकिन हम मॉडिफाई करते हैं चीजों को। हमारी शरीर जो है वो बायोमोलिक्यूल्स को मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सिंथेसाइज़ नहीं कर सकती उसको कि इंडिविजुअल कार्बन एटॉमिक लेवल पे एटम को जोड़-जोड़ के बना दो चीज़, ऐसा नहीं हो पाती ना, ठीक है ना? कि इनऑर्गेनिक मटेरियल लिया आपने, इनऑर्गेनिक मटेरियल समझ रहे हो ना इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब? इनऑर्गेनिक मटेरियल लिया, उसको जोड़-जोड़ के आपके शरीर ने बना दिया कार्बोहाइड्रेट, बना दिया प्रोटीन, ऐसा नहीं होता ना। हमें चाहिए होते हैं अमाइनो एसिड, हमारे शरीर को चाहिए होता है अमाइनो एसिड। ठीक है ना? अमाइनो एसिड को बनने के लिए भी हमें ऐसा नहीं होता कि भाई कार्बन दे दो, नाइट्रोजन दे दो, हाइड्रोजन दे दो, हम हमारा शरीर अमाइनो एसिड बना लेगा, ऐसा नहीं हो पाता ना, ऐसे नहीं हो चलती चीज़ें, ठीक है? चलो, तो बस याद रखना हमारा शरीर जो है बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है, उसको मॉडिफ़ाई कर सकती है, ठीक है? जो भी रिक्वायर्ड बायोमोलिक्यूल है,
तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करके जो प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल है उसको ट्रांसफॉर्म करके रिक्वायर्ड बायोमोलिक्यूल को प्रोड्यूस कर सकती है वो हमारे शरीर। बोथ ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ को दो पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है। दो पार्ट में नहीं, आगे देखेंगे। फोटोट्रोफ, ठीक है ना, और एक हो गया कीमोट्रोफ। फोटोट्रोप तो आप समझते हो यार, नाम में क्लियर है, सन की लाइट से पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। फोटोट्रोप आर कैप्चर रेडिएट एनर्जी फ्रॉम द सन। दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लांट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया देखने को मिलता है, ठीक है। कीमोट्रोप यूज ऑक्सीडेशन, ये क्या करते हैं, बने बनाई चीजों को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को ड्राइव करते हैं, ठीक है ना, चीजों को फॉर्म करते हैं। Chemotrope use oxidation reduction reaction to extract energy from organic molecule like glucose, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको ऑक्सीडाइज करके उनको रिड्यूस करके ये एनर्जी डिराइव करते हैं, और जो भी चीजें बननी होती है बनती है इधर, ठीक है। Like glucose or oxidizable inorganic substances like Fe+2, NO2 minus, NH4 plus और elemental sulfur, इन सबको यूज करके वो जो भी कंपाउंड है, जो भी यूजफुल, जो भी क्या टर्म बोल सकते हैं हम उसको, जो भी रिक्वायर्ड बायोमोलिक्यूल है तो वो उसको सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए बायोमोलिक्यूल, बिल्कुल इनऑर्गेनिक लेवल से हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिल्कुल इनऑर्गेनिक लेवल से कि सारी सभी चीज आपको इनऑर्गेनिक मिल गई और उसको मिला के आप बना दो प्रोटीन, नहीं बन पाएगी ना, नहीं होता ऐसा। टेबल 11.1 summarizes the four major groups of organism based on the source of carbon and energy. टेबल 1.1, ठीक है, एक टेबल बना दिया गया है। क्लासिफिकेशन फोटोट्रोफ, ठीक है ना। फोटोट्रोफ में फोटो ऑटोट्रोफ और फोटो हेट्रोट्रोफ, ठीक है ना। फोटोट्रोफ को भी दो भाग में बांट दिया गया। कीमोट्रोफ, कीमोट्रोफ को भी दो भाग में, कीमो ऑटोट्रोफ और कीमो हेट्रोट्रोफ। देखो फोटो ऑटोट्रोफ में क्या है, CO2 सोर्स, कार्बन का सोर्स क्या रहने वाला है यहाँ पे, CO2। लाइट ले लेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट। सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, CO2। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट। को यूज करके ये लोग क्या कर देंगे, अपना जो भी और बायोमोलिक्यूल होगा उनको सिंथेसाइज करेंगे। ग्रीन प्लांट में देखने को मिलता है, एल्गी में देखने को मिलता है, साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन सब में देखने को मिलता है, ठीक है ना। फोटो हेटरोट्रोप मीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करेंगे एज ए कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स यहाँ पे क्या रहने वाला है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस करके यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन चलाने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स क्या रहने वाला है, वो obvious सी बात है, नाम में ही है फोटो, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहने वाला है, लाइट। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या बकवास ये रहता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, सल्फर बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। कीमोट्रोप, ठीक है ना, कीमो तो नाम समझ ही रहोगे आप, केमिकल्स। तो यहाँ पे सोर्स क्या है लाइट का, यहाँ पे लाइट का सोर्स देख लो, यहाँ सॉरी, यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक Fe+2, NO2 माइनस, ठीक है ना, NH4 प्लस और सल्फर वगैरह, जो एज ए इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन काम करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व ऑर्गेनिक सब सेम, ठीक है ना। तो कीमो ऑटोट्रोप में क्या है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, CO2 का फिर से यूज होगा। कीमो हेट्रोट्रोप में क्या है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे रिडॉक्स चलने वाली है, और वो क्या होने वाला है, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे रिडॉक्स रिएक्शन चलने वाली है, और वो हमारी जो भी डिजायर्ड, हमारी जो भी रिक्वायर्ड बायोमोलिक्यूल है उनका सिंथेसाइज होने वाला है इधर, ठीक है ना। एनिमल्स में ऐसे ही देखने को मिलता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक डार्क सेल इन डार्क, फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक सेल जब अंधेरे में होगी, जब उसको लाइट नहीं मिलेगा, तो वो अपना दोहरा रूप दिखाती है, ठीक है ना, वो कीमो ऑटोट्रोप भी होती है, ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया, कुछ सेल ऐसी होती है कि जो लाइट के प्रेजेंस में फोटोट्रोप रहते हैं, ठीक है ना, और लाइट के एब्सेंस में वो कीमोट्रोप भी कीमोट्रोपिक नेचर भी उनको।
यहाँ पे खत्म हुआ है। Another metabolic classification of organism is based on whether or not they can use oxygen as a terminal electron acceptor, ठीक है ना, in energy producing pathway। एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो टर्मिनल में सबसे लास्ट में जब ईटीएस आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा ना, थोड़ा तो या मतलब ये रिमेम्बर होगा ईटीएस में लास्ट में क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 फाइनली लाके आके वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है यार, याद है ईटीएस? देखो अब ये चीजें मैं इधर कैसे बताऊं, ईटीएस थोड़ा याद करो, 11th की बात है। तो फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है ईटीएस वाले चेन को, ईटीएस की चेन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उनको फाइनली एक्सेप्ट कौन करता है, ऑक्सीजन, है ना। अनदर मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिज्म का, वेदर whether or not they can use oxygen as terminal electron acceptor in energy producing pathway, ATP producing pathway, ठीक है। The obligate aerobes have an absolute dependence on oxygen, ठीक है ना। जो ऑब्लिगेट एरोब है, ऑब्लिगेट, ठीक है ना, ऑब्लिगेट एरोब है, ये पूरा का पूरा डिपेंड रहता है ऑक्सीजन पे, मीन्स ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम नहीं करेंगे। ऑब्लिगेट का मतलब नो ऑप्शन, ऐसा समझ लो, ऐसा ही याद रखो, ऑब्लिगेट का मतलब नो ऑप्शन, ऑब्लिगेट का मतलब नो ऑप्शन, तुम्हारे पास भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम एरोबिक ही रहोगे। ऑब्लिगेट एरोब का मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेट का मतलब नो ऑप्शन, नो ऑप्शन एंड यू विल ऑलवेज एक्ट एज एरोब, लाइक मतलब कि तुम हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। हैव एन एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन ऑक्सीजन, बैक्टीरिया लाइक एजेटो एजोटोबैक्टर विनेलैंडी, ठीक है ना, एंड एजोटोबैक्टर सिंपल सा बोल लो, and most eukaryotes couple generation of energy with oxidation of nutrients by oxidation, sorry, oxidation of nutrients by oxygen। ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं क्या करने के लिए, एनर्जी को ड्राइव करने के लिए। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहने वाला, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन रहने वाला है इनका, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बिना इनका रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट हो ही नहीं सकता ऑक्सीजन के बिना, ठीक है। The oxidation harvest energy in the form of reduced equivalent NADH और FADH2 के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बनती है। The reoxidation of NADH and FADH2 via the electron transport system, ETS के द्वारा NADH और FADH2 का जब आप कराओगे रीऑक्सीडेशन, तो क्या बनता है आपका, ऑक्सीजन बनता है एज ए टर्मिनल, सॉरी क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, जब आप NADH और FADH2 का फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, ATP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, ठीक है ना। और इस केस में क्या होगा, आपको ऑक्सीजन यूज करना पड़ेगा एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना। विद ऑक्सीजन एज द टर्मिनल रिसेप्टर इज हाईली एक्सर्गोनिक, ठीक है ना, ऑक्सीजन को आपको यूज करना ही पड़ेगा। एक सेकेंड, अगर आपने क्लास 12 में फोटोसिंथेसिस इन प्लांट ऐसा करके चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, नहीं नहीं ये नहीं है सर, रेस्पिरेशन इन प्लांट ऐसा है, हाँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट। अगर आपने ये पढ़ रखा है ना तो ये चीज आपको बच्ची बचकानी सी लग रही होगी, बिल्कुल बच्चों वाली लग रही होगी ये चीजें। हाँ भाई ये चीजें तो हम पढ़ रखे हैं, NADH2 बनता है, FADH2 बनता है, फिर हम इसको NADH2 FADH2 को हम ETS में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो रेट हमें ATP मिल सके। पता है ना ये चीज थोड़ी सी, चलो मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा पता होगा। NADH2 FADH2 को हम यूज करते हैं ETS में, सो दैट हम ATP डिराइव कर सकें, ठीक है ना। There is another class of microbe that also have an electron transport chain, but the terminal electron acceptor is other than oxygen, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जैसे जीव जिनमें टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन करेगा, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, लास्ट फाइनली जाके नाइट्रेट करेंगे या तो सल्फेट करेंगे, सल्फेट आयन या तो नाइट्रेट आयन जाके फाइनली उसको एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी इस केस में, ठीक है ना। इट इज लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन, और बेसिक बात है हमें पता ही है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट, ये ज्यादा एफिशिएंट है एरोबिक रेस्पिरेशन।
जो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो हमारे में क्या देखने को मिलता है, एरोबिक, ठीक है, तो एरोबिक ज्यादा अच्छा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म में जो फीचर देखने को मिलते हैं वो फीचर ज्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम ही है ना, इवोल्यूशन का नियम है, हम हमेशा प्रगति की ओर, हम हमेशा अच्छी अच्छे क्या बोलते हैं, लक्षण की ओर बढ़ रहे थे इवोल्यूशन में। नहीं।